हेलो बच्चों, मैं चारू फ्रॉम O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9 का, जो कि हमारा स्टैट्स है, स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो ये जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है ना, ये चैप्टर के अंदर ना हमें बहुत सारे ग्राफ्स वगैरह पढ़ने हैं। तो अपने ग्राफ पेपर अपने साथ रखना इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली, इस चैप्टर को मतलब इसमें जो ग्राफ्स हैं, हमें कौन कौन से ग्राफ्स पढ़ने हैं पहले वो देखते हैं। जो हमें इसमें ग्राफ्स पढ़ने हैं ना, वो 3 तरह के पढ़ने हैं। एक हमें पढ़ना है बार ग्राफ, एक हमें पढ़ना है हिस्टोग्राम, एक हम लोगों को पढ़ना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, बार ग्राफ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ा है भाई हम लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में। कैसा दिखता था? ये ग्राफ, ये बार, ये बार, ये बार। दिस इज माय बार ग्राफ। ऐसा ही कुछ दिखता था। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में आपको 2 केसेस और पढ़ने हैं। हिस्टोग्राम में अगर आपकी क्लास विड्थ जो होती है, हिस्टोग्राम कब बनाते हैं? जब हमें क्या गिवन हो? क्लास इंटरवल। बेसिकली जो ग्राफ्स है ना, ये हमारा कोई भी डेटा है, हमारे पास कोई भी डेटा है, उस डेटा को ग्राफिकली पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने का वे होता है हमारा ग्राफ। ठीक है, एक जरिया है हमारा। तो ये 3 तरह के हैं, बार, हिस्टो एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बार ग्राफ क्या होता है? ये अगर आपको इंटरवल्स नहीं दिए जाए, क्या इंटरवल्स नहीं दिए जाए तो आप कौन सा ग्राफ बनाते हैं? बार। और अगर आपको इंटरवल्स दिए जाए, क्या कहा मैंने? क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल से मतलब क्या है मेरा? अगर यहां गिवन है तो देखते हैं। मेरा क्लास इंटरवल से मतलब है जैसे ये क्या है मेरे? क्लास इंटरवल्स। अगर मुझे कुछ ऐसा दे दिया जाता है, तब मैं क्या करती हूं? तब मैं बनाती हूं अपना हिस्टोग्राम। और अगर नहीं दिया जाता है बार, इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब जो आपका हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम में 2 केसेस हैं, जब क्लास विड्थ सेम हो। क्लास विड्थ यानी जैसे ये कहां से कहां है? 2 से 20, तो इसकी क्लास विड्थ क्या है? 20 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 20। इस वाले की क्या है? इसकी है 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10। ये इसकी क्या है? क्लास विड्थ। 10, 20 ये सब क्या है मेरे? क्लास विड्थ। ठीक है, अगर मेरी क्लास विड्थ क्या हो? क्लास विड्थ सेम हो, और एक आता है जिसमें मेरी क्लास विड्थ क्या होती है? डिफरेंट। अब हिस्टोग्राम कैसा दिखता है? कुछ ऐसा। दिस इज माय हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन, कुछ पॉलीगन बनेगा, यानी क्लोज्ड फिगर बनेगा। ठीक है, देखो ये हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम सेम लिया आपने। ठीक है, इन हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स देखो, ये 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 सबको ज्वाइन कर दो।
कर दिया। पर मैंने आपसे क्या कहा, दिस इज अ पॉलीगन, दिस मस्ट बी क्लोज्ड। तो यहाँ पे मैं कोई इंटरवल लूंगी जो यहाँ 0 पे होगा, ये कोई इंटरवल होगा जिसको मैं जानती नहीं, वहां पर जाएगा यस। यहां पर भी सेम, ये और यहाँ। क्या ये पिंक वाला पूरा आपको एक क्लोज पॉलीगन दिख रहा है? दिस इज माय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और अगर मैं ये ब्लैक ब्लैक हटा दूं, सिर्फ ये पर्पल पर्पल सी लाइंस रहने दूं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये ब्लैक ब्लैक हटा दूं, ये जो ब्लैक वाले बार्स हैं हटा दूं और सिर्फ लाइन कर दूं, तो ऐसे भी मैं कर सकती हूँ और ऐसे भी कर सकती हूँ। मेरे कहने का क्या मतलब है, ये ये this is my frequency polygon and this is also my frequency polygon। क्लियर? यहाँ पे क्लियर। अब हम अपने क्वेश्चन से समझते हैं कि इनको ड्रॉ कैसे करते हैं, एग्जैक्टली ड्रॉ कैसे करा जाता है। अब हम अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 दिया है, इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डेटा सो ऑब्टेन्ड। यानी कि क्लास 9 के 40 बच्चों को लिया, उनका बर्थ ऑफ ईयर जाना गया, फिर उस डेटा से कलेक्ट करके हमने एक ये ग्राफ बनाया। क्लियर? दिस इज माई ग्राफ, ये मेरा बार ग्राफ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे है, मंथ ऑफ बर्थ यहाँ पर है, एंड दिस इज हाउ ये हमारा एक ग्राफ बन के आया। अब ऑब्जर्व द बार ग्राफ एंड गिवन अबव द आंसर। ओके, अब हमें इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। अब रीड करते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर के महीने में कितने बच्चे बोर्न हुए? नवंबर देखो ये रहा, नवंबर में हुए हैं 4। कितने बच्चे बोर्न हुए? 4। अब देखो इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न। मैक्सिमम कहां दिख रहे हैं मुझे? अगस्त में। ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन है यहाँ का। क्लियर? यहां देख भी सकते हो। अब ये देखो, अ फैमिली विद ए मंथली इनकम 20,000 rupees 20,000 has planned the following expenditures per month. This is following expenditures per month under the various heads. This draw bar graph from the above data. Okay, इसने क्या बोला, एक फैमिली है जिसकी मंथली इनकम कितनी है, टोटल 20,000। कितनी है मेरी? 20,000। अब उस 20,000 में से उन्होंने डिवाइड कर दिया, हेड्स यानी डिवाइड कर दिया अपने खर्चे, कि मैंने खर्चा किया ग्रोसरी पे कितना, 4, रेंट पे कितना किया, 5। ये एक्चुअली में 4,000 है। ये एक्चुअली में क्या है आपका, 4,000। फिर उन्होंने कहा रेंट पे मैंने 5,000 खर्च करे, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन कितना, 5,000। ये किस में है, रुपीस में एक्सपेंडिचर है, कि इतना इतना मैंने खर्चा कर दिया। बस अब इससे मुझे क्या बनाना है, एक बार ग्राफ बनाना है। अब कैसे बनाएंगे वो देखो। सबसे पहले एक लाइन बना लेते हैं यहाँ, सबसे पहले हेड्स लेंगे और एक्सपेंडिचर यहाँ पे करेंगे, एक्सपेंडिचर ये किसमें, इन 1,000 रुपीस।
ठीक है। और यहाँ पे क्या आएंगे हमारे हेड। क्लियर है यहां से। अब एक्सपेंडिचर किसमें 1 2 3 4 5 में, तो हम क्या ले लेते हैं, काउंटिंग ही ले लेते हैं नॉर्मल। 1, ज्यादा गैप हो गया, 2 3 4 5 6। मेरे पास यहाँ ग्राफ नहीं है इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ, पर आप लोग प्लीज अपने ग्राफ पेपर्स पे ही ये प्रैक्टिस करना। ओके। अब देखो ग्रोसरी, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अब यहाँ बॉक्सेस ले लेते हैं अपने। सबसे पहले ग्रोसरी पे कितना खर्चा किया हमने, 4 ले जाते हैं यहाँ पे। फोर। अब देखो रेंट पे कितना, 5। रेंट पे कितना किया हमने, 5। अब अगला क्या है हमारा, एजुकेशन पे भी कितना, 5। ठीक है। अब हमने मेडिसिन पे कितना किया, 2। फ्यूल पे 2, मेडिसिन पे आएगा, छुटकू सा बनेगा, दिस इज 2। ठीक है। एक और खर्चा किया हमने, सेम, ये वाला गलत लग रहा है आई थिंक। एक मिनट, अरे ठीक है, सेम किया। फिर हमने कहाँ खर्चा किया, इंटरनेट और मिसलेनियस पे 1 1। ठीक है। अब यहाँ लिख लेते हैं, ये कहाँ खर्चा किया हमने, स्टार्टिंग से लिखते हैं पहले। सबसे पहले ग्रोसरी का 4, ये किसका है हमारा, ग्रोसरी में। आप यहाँ अंदर भी लिख सकते हो और यहाँ भी लिख सकते हो, तो हम बाहर ही लिखते हैं। ठीक है। ये हमने कहाँ खर्चा किया, ग्रोसरी पे। ये कहाँ खर्चा हुआ हमारा, ग्रोसरी पे। फिर हमारा कहाँ खर्चा हुआ, रेंट पे, कितना, 5। फिर हमने कहाँ खर्चा किया, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। फिर हमने कहाँ खर्चा किया, एजुकेशन पे, कितना, 5,000। फिर हमने खर्चा किया मेडिसिन पे। फिर हमने खर्चा किस पे किया, मेडिसिन पे, कितना किया, 2। फिर हमने फ्यूल पे भी कितना किया, 2। देख सकते हैं। एंटरटेनमेंट पे हमने कितना किया, 1।
हमने यहाँ पे एंटरटेनमेंट में कितना किया, 1। फिर हमने 1 अगेन कहाँ पे किया, अपने मिसलेनियस पे, तो आप यहाँ लिख लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा बार ग्राफ बन जाता है कंप्लीट। ठीक है, इस तरह से अपना बार ग्राफ आप अपने ग्राफ पेपर पे बनाकर आएंगे एग्जाम के अंदर। आप चाहे तो ये ग्राफ भी रेफर ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ बनाना है हम लोगों को भी अपने एग्जाम्स के अंदर। अब ये देखो अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका बेसिकली है ना, ये आपका जो एग्जाम्पल 3 है, ये आपको समझा रहा है एक तरह से कि मतलब बायोग्राफ से हमने पढ़ा था ना कि जो हिस्टोग्राम होते हैं, हिस्टोग्राम में 2 केसेस आते हैं, जिसमें एक में विड्थ कॉमन रहती है, क्लास विड्थ, और एक में क्लास विड्थ डिफरेंट रहती है। तो एग्जाम्पल 3 जो है एक डिफरेंट, अगर आपके पास क्लास विड्थ आ जाए तो उसका एक समझाने का एक थ्योरी पार्ट ये वाला है। एग्जाम्पल 3 कहता है, अ टीचर वांट टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। लुकिंग एट देयर परफॉर्मेंस शी फाउंड दैट a few students got the under 20 marks and a few got 70 marks और above। इसने यहाँ का एक टीचर है जिसने 2 सेक्शंस है बच्चों की क्लास के, तो उसमें 100 मार्क्स का क्या लिया, एक मैथ्स का टेस्ट लिया, जिसके अंदर उसने जो परफॉर्मेंस पाएंगे, जो बच्चों के मार्क्स आए हैं, वो किसी किसी के 20 से भी अंडर आए हैं और किसी किसी के 70 भी आए और 70 से ज्यादा भी आए हैं। तो उसने क्या किया, उसने क्या बना दिया, उसको ग्रुप कर दिया इंटरवल्स में, यानी कि अगर जिन बच्चों के 0 से 20 आएंगे वो इतने 7 बच्चे हैं, जिनके 20 से 30 आए हैं वो 10 है, जिनके 30 से 40 आए हैं वो 10 बच्चे हैं, जिनके 40 से 50 आए हैं वो 20 है, 50 60 वाले 20, 60 से के 70 वाले 15 है, और 70 से अबव कितने, 70 से अबव कितने बच्चे हैं, 8। तो इस तरह से उन्होंने इंटरवल्स बनाए और ये नंबर्स और बच्चों को डाल दिया। फिर उनकी एक बच्ची आई, उसने इस टेबल से क्या बनाया, ये ग्राफ बनाया, आपका हिस्टोग्राम बनाया। अब एक चीज देखो, जो हमारा हिस्टोग्राम होता है, हिस्टोग्राम की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। ये जो रेक्टेंगल्स है ना, इनके एरिया के बराबर इनकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। जब उनकी बच्ची ने, उनकी एक स्टूडेंट ने जब ये बनाया तो उन मैम ने कहा कि ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने भी क्या समझा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। अब आप इसकी ये देखो, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये पार्ट कितना है मेरा, और ये इससे मल्टीप्लाई करो, एरिया निकालो, और ये एरिया निकालो। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा एक्चुअल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ पे ज्यादा है, हमारे 40, 50 और 50, 60 में सबसे ज्यादा आपके बच्चे आपको मिलेंगे। पर आपका जो ये एरिया है ना, ये इसका, इस रेक्टेंगल का, ये बहुत ज्यादा है। दूसरी लैंग्वेज में समझो कि जो मेरा एरिया है ऑफ 70 से 100 वाले का, रेक्टेंगल का, वो ज्यादा है आपके एरिया से ऑफ 60, 70 वाले रेक्टेंगल से। पर अगर एक्चुअल में देखो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहां पर ज्यादा है, हमारे 60 और 70 वाले में। यानी कि ये हमें गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक चीज में कितने उसका रिपीटेशन, यानी ये मिसलीडिंग हमें क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। दैट्स वाई ये ग्राफ क्या है, गलत है। तो फिर सही ग्राफ क्या है, ये सही ग्राफ है। अब यहां पर देखो, जब आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे
और इस रेक्टेंगल का एरिया, अच्छा ये नहीं समझते, सबसे पहले ये सही ग्राफ है, ये समझो ये सही ग्राफ है। कैसे? यहाँ पे क्या आ गए, प्रपोर्शंस ऑफ स्टूडेंट्स पर 100 मार्क्स, यानी कि मैंने क्या किया, अपने 100 मार्क्स से सारे 100 मार्क्स का इंटरवल, यानी कि मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने किया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड में 10 मार्क्स, यानी कि अब मैं क्या देख रही हूं, हर 10वें नंबर में, एक 10वें नंबर में, एक 10 मार्क्स में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मैंने उसको y एक्सिस पे रखा और यहाँ पे क्या रखा, मार्क्स एक्स एक्सिस पे, और तब मैंने ग्राफ बनाया। जब मैंने ऐसा किया तब जाके मेरे पास क्या आई, एक करेक्ट पिक्चर आई। करेक्ट पिक्चर कैसे आई, अब यहाँ देखो, इस रेक्टेंगल का जब तुम एरिया निकालोगे और जब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, इस वाले रेक्टेंगल का जो एरिया है वो ग्रेटर है देन 70 to 100 वाले, इस वाले रेक्टेंगल के एरिया से आपको ये रेक्टेंगल का एरिया क्या मिलेगा, ग्रेटर मिलेगा। तो और एरिया से क्या हमें मिलती थी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हम लोग को मिलती थी, यानी कि हमारे पास एक करेक्ट पिक्चर आ जाएगी आपके पास यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होता है। अब देखो अभी करेंगे कैसे, ये बेसिकली हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले अपने मार्क्स लिखा, उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी, फिर आपने विड्थ निकाली, क्लास विड्थ, इसमें क्या है 20, इसमें क्या है 10, 30 से 40 10, 50 से ये और 100 से 30 आ गई। अब यहाँ पे आप अपनी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिसाइड करोगे। बेसिकली आप क्या यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे आप अपनी इस वाली फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हो, मॉडिफाई। जब हमने पिछली बार जब हमने ये वाला ग्राफ बनाया था तब हमने इसको लेकर बनाया था, है ना, इस फ्रीक्वेंसी को लेके बनाया था, पर अब हम अपने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लास विड्थ डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम लोगों के पास एक मिसलीडिंग पिक्चर आ रही है कि हमारा जिसका एरिया ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें ज्यादा दिख रही है ग्राफ के अंदर, पर इन रियल ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब जिसका एरिया ज्यादा दिख रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिख रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, जिसका एरिया ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी इन रियल भी ज्यादा होनी चाहिए, है ना। जैसे ये वाला हमने केस लिया था, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो 60-70 कितनी फ्रीक्वेंसी है 15, और 70 से 100 की कितनी फ्रीक्वेंसी है 8, यानी कि इस तरह से हमारा एरिया क्या होना चाहिए, 70 से 100 तक कम होना चाहिए, पर हमारे पास ज्यादा आ रहा था। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस वाली फ्रीक्वेंसीज को मॉडिफाई किया। कैसे किया, सबसे पहले 10, आप क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपनी फ्रीक्वेंसी डिवाइड में आपकी क्लास विड्थ लिखा, सबका क्या लिखा आपने 7, सबसे पहले की फ्रीक्वेंसी क्या है 7, फिर अगले की विड्थ क्या है 20, उसको मल्टीप्लाई किया 10 से। 10 ही क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम नंबर में और सबसे कम क्या आ रहा है 10 आ रहा है, 10 ले लेते हैं। चाहे तो आप 20 से भी कर सकते थे, 8 से भी कर सकते थे, पर हमें 10 से कैलकुलेशन भी इजी पड़ता और हम लोग को क्या पता चलता कि हम एक हर 10वें में देख रहे हैं। ये आंसर आया कुछ, फिर हमने यहाँ पे किया, फिर ऐसे सेम यहाँ 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 किया, तो आपके पास क्या आ गई, एक आपके पास मॉडिफाइड क्या आ गई, फ्रीक्वेंसीज आ गई, जो कि बेसिकली लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपके पास आ गई। अब जो ये मेरी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आई है, अब मैं इसको यूज करके क्या बनाऊंगी, अपना हिस्टोग्राम। तो मेरे पास कुछ ऐसा हिस्टोग्राम आ जाएगा। ठीक है, ओके।
अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल 4। लास्ट वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने नहीं देखा कि हिस्टोग्राम कैसे बनता है। अब हम एग्जाम्पल 4 में देखते हैं कि वो हिस्टोग्राम कैसे आप लोग का बनेगा। अच्छा, यहाँ पे तो ड्रॉ कर दिया, ठीक है, सॉल्यूशन आ गया। अब हम यहाँ पे अपना हिस्टोग्राम बनाते हैं। चलो, ठीक है, आप लोग प्लीज अपना ग्राफ पेपर पे ही ये सब बनाना, बिना ग्राफ पेपर मत बनाना। ओके, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे काउंटिंग दिख रही है 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे 1 से 10 तक ले लूंगी काउंटिंग तो मेरे लिए सही पड़ेगा, तो मैं वही लेकर चलती हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ 10। ये मेरा क्या था, ये था मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, इंटरवल 1 से 20। यहाँ पे देखो क्लास विड्थ क्या है 10, यहाँ पे क्या है 10 10, यहाँ पे 10, यहाँ 10, सब में क्या है आपकी 10, यानी क्लास विड्थ क्या है आपकी कॉमन, ठीक है। और क्लास विड्थ यहाँ पर कॉमन है, तो इसमें हम लोगों को लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स नहीं निकालनी है, जैसा हमने थर्ड क्वेश्चन में निकाला था, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, ठीक है, हमने ये लिया। ओके, यहाँ पे 0 भी है एक, ठीक है। अब 0 से 10 में कितने बच्चे हैं 5, 0 से 10 में कितने बच्चे हैं हमारे, ब्लैक से ही करते हैं 5। फिर 10 से 20 में 10, फिर 20 से 30 में कितने हैं मेरे पास 4 बच्चे, 30 से 40 में कितने हैं मेरे पास 6, ठीक है। 40 से 50 में कितने हैं मेरे पास 7 बच्चे, 50 से 60 में कितने हैं 3 बच्चे, 60 से 70 में कितने बच्चे हैं 2, 70 से 80 में भी कितने बच्चे हैं मेरे पास 2, ठीक है। 80 से 90 में कितने बच्चे हैं मेरे पास 3। अब 90 से 100 में कितने बच्चे हैं मेरे पास 9, ठीक है, कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया ये, ठीक है। ये बहुत रफली ग्राफ बनाया है, पर आप अच्छे से विद स्केल बनाना, अपने ग्राफ पेपर पे ध्यान रखना ये चीज। और ये हमारे क्या थे इंटरवल्स, मतलब मार्क्स थे बेसिकली, क्या है ये हमारे मार्क्स, ठीक है। इस तरह से हमारा हिस्टोग्राम बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन इसने लिखी है, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी
पॉलीगन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस। अब हमें क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना है। अब वो कैसे बनता है देखो, ये हिस्टोग्राम आ गया मेरा, इन सब का मिड पॉइंट देखो, यहाँ 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 यहाँ, इन सब इंटरवल्स का मिड पॉइंट पहले मार्क करो। कर लिया, सबको ज्वाइन कर दो। कर दिया। अब मैंने आपसे क्या कहा, पॉलीगन क्या होता था, क्लोज फिगर होना चाहिए। क्लोज फिगर के लिए अब हम क्या मानकर चलेंगे, अब हम मानकर चलेंगे हमारा एक, हमें नीचे तक लाना है, इसके हमें कहाँ लाना है, इस नीचे, इस एक्स एक्सिस के ऊपर लेकर आना है इस लाइन को। तो इसीलिए हम मान के चलते हैं, अब यहाँ पे क्या है, 0 तक आ गया, पर मैं यहाँ पे क्या मानूंगी कि मेरा एक इंटरवल है 0 से -10 तक, -10 तक एक इंटरवल है जिसके मिड पॉइंट तक मुझे आना है। अब मैं इसे कहाँ लेके आऊंगी, इसके मिड पॉइंट पे। यहाँ पे बेसिकली क्या मुझे समझ आ रहा है, -10 से 0 एक इंटरवल है जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे, 0। तो मुझे इस पॉलीगन को क्लोज बनाने के लिए ऐसा एक इंटरवल मानना पड़ा जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 0। जब मैंने आगे ऐसा किया तो मुझे यहाँ पे भी ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 100 था, 100 में 10 प्लस कर दूंगी तो 110, यानी 100 से 110 पर क्या है, मेरे पास एक इंटरवल है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है मेरे, 0। अब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी इससे। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। ये क्या है मेरा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और अगर मैं इन लाइंस को हटा दूं तो मेरा क्या दिखेगा, वो हिस्टोग्राम, यानी कि मैं हिस्टोग्राम से ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकती हूँ। क्लियर। यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनेगा, इसी ग्राफ से वो हमारा क्लियर होता है। अब देखो अपना एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है, इन अ सिटी द वीकली ऑब्जर्वेशन मेड इन अ स्टडी ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ओके, इसने क्या कहा, जो आपकी कॉस्ट है लिविंग इंडेक्स की, अगर वो 140 से 150 है तो नंबर ऑफ वीक्स कितने हैं, 5, 150 से 160 पे 10, 160 से 170 20, इतना इतना, मतलब बेसिकली आपके इंटरवल्स हैं और उसकी ये कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है, इतना याद रखो। और इससे हमें क्या बनाना है, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है विदाउट कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राम। बिना हिस्टोग्राम के हमें क्या बनाना है, अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। अब ये कैसे बनाएंगे देखो, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमने जब हिस्टोग्राम बनाया था, हमने बेसिकली उनका मिड पॉइंट पे गए थे। कहाँ गए थे, ये देखो, हम इनके मिड पॉइंट पे गए थे। ये बेसिकली क्या है, 0 और 10 के बीच की मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू है। तो यानी कि हम मिड वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। यानी अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम इनकी सबसे पहले यहाँ पे लिखो इंटरवल्स, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनकी मिड वैल्यूज। देखो मैं कहना चाहती हूँ कि जो ये पॉइंट है, ये बेसिकली ये पॉइंट है, हम इन पॉइंट्स को ही तो मिला रहे हैं, इन पॉइंट्स को ही तो वो कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, है ना। तो ये पॉइंट एक्चुअल में है क्या, ये 10
ये बेसिकली 0 और 10 के बीच की मिड वैल्यू और 5 यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो है। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को नाम देना चाहूँ 10 और उसके बीच का क्या हमारे पास मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट हमारा 5 होता है 0 और 10 के बीच में। तो यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को नाम दूं तो ये 5,5 आएगा मेरा। सेम अगर मैं इस वाले मिड पॉइंट का नाम दूं तो वो क्या आएगा, 10-20 के बीच की मिड वैल्यू क्या होती है 15, तो यानी 15,10 आएगा पॉइंट। अगर मैं मिड वैल्यूज निकाल लूं और ऐसे ऐसे पॉइंट्स लगा दूं फिर उन पॉइंट्स को मिक्स कर दूं तो क्या मेरे पास पॉलीगन आ जाएगा बिना हिस्टोग्राम बनाए? यस, यही हम लोगों को अपने 5th एग्जाम्पल में करना है। ठीक है, हमें मिड वैल्यूज निकालनी है। मिड वैल्यू से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। जब ये पॉइंट आ जाएगा फिर इसको मिक्स कर दो और हमारे पास पॉलीगन आ गया। अब यहाँ पर देखो कैसे आते हैं इसमें। अब इसको ड्रॉ कर कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले मिड क्या क्या है हमारे पास, 140 से 150, 150 से 160, 160 से हमारा क्या है 170 और 170 एक सेकेंड 170 से क्या था हमारा 180 और 180 से क्या है 190 और 190 से क्या है 200। यही है हमारे पास। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज इनकी क्या क्या है, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं इसके। फ्रीक्वेंसीज हमारी क्या क्या है, 5, 10, 20, 5, 10, ठीक है। ट्वेल्व 9, 6, 2। ठीक है, अब इनकी मिड वैल्यूज कैसे निकलेंगी, इनकी मिड वैल्यूज आप ऐसे निकालोगे 140 प्लस में 150 डिवाइड में 2 कितना होता है ये 290 डिवाइड में 2। अब इससे क्या आ जाएगा मेरे पास 145 आ जाएगा। अब इसकी निकालो, सेम अप्लाई करेंगे 150 प्लस 160 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 0, 1, 3 ये आ जाएगा। यस, जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो क्या 1, 5, 5 आ जाएगा। सेम यहाँ क्या आ जाएगा 165, 175, 185 एंड यहाँ 195। ये सब क्या आ गई, इसकी मिड वैल्यूज आ गई। अब मिड वैल्यूज आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गया। अब आप क्या करोगे, प्लॉट यहाँ पर करोगे तो कुछ ऐसा आपका ग्राफ आ जाएगा प्लॉट करने के बाद। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास, कुछ इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। अब हम इसको बनाकर भी देख लेते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले यहाँ एक लाइन लेनी है और यहाँ एक लाइन, यहाँ पर क्या आएंगे आपके इंटर, यहाँ पर क्या आएंगे आपके
फ्रीक्वेंसीज। बेसिकली इंटरवल्स नहीं आएंगे, अब तो हमने मिड वैल्यूज लिख दिया ना उनकी जगह, तो यहाँ पे क्या आएंगे, मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज को ही हम क्लास मार्क भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम और क्लास मार्क भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारी सबसे पहले फ्रीक्वेंसी 2, 6, 9, 12, 10। हम टू की टेबल यहाँ लिख लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, कितने तक चाहिए हमें, 16 इनफ है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, 45, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे गुचर पुचर कुछ ऐसे कर लेते हैं, जो कि अच्छा, ये तो इरेज होगा ही नहीं। बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे दूसरे कलर से कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, एंड दिस इज माय लाइन, और ऐसे मेरी एक लाइन ऐसे खिंच जाती है, ताकि इससे क्या आता है, इससे आगे देखो, जब मैं यहाँ पर लिखूंगी, मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ 135, अब और यहाँ क्या है 0, आपने यहाँ पे क्या लिया और मैं आगे यहाँ पे क्या लिख रही हूँ 145, यहाँ पे डिफरेंस कितना था 100 का, और यहाँ पे कितना आ गया डिफरेंस 0, 135 का। तो इसको अवॉइड करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि भाई मैंने ऐसे मान के चला है स्केल, तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, तो ये चीज ध्यान में रखना। तो यहाँ क्या आ जाएगा 135, 145, 155, 165, 175, 185, 195, इतना लेके चलते हैं। या आप एक और एक्स्ट्रा ले लो 225, क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमें रेगुलर पॉलीगन बना सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, और पॉलीगन क्लोज होता है, उसके लिए हमें आगे और पीछे एक एक इंटरवल्स चाहिए होंगे जिनमें हम 0 फ्रीक्वेंसी मान के चलेंगे, तभी तो वो क्लोज होगा पॉलीगन। इसीलिए मैंने यहाँ एक्स्ट्रा 225 और यहाँ पे 135 से स्टार्ट किया, क्योंकि हमें गिवन क्या था 145 से हमें लेना था, पर मैंने 135 से लेने का मेरा रीजन यही था कि मेरे पास एक और मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाए। अब यहाँ पॉइंट्स लगा लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही आ जाएगा 0 वाला आता है, फिर 145 पे कितनी है आपकी 5, कुछ यहां जाएगा 155 पे कितनी है आपकी 10, तो ये कुछ यहां जाएगा। 165 पे कितनी है आपकी 12, तो ये कहीं यहां जाएगा। 175 पे कितनी है आपकी 9, तो ये कुछ यहां, ये कुछ यहां जाएगा। 185 पे क्या है आपके पास 6, तो ये कहीं यहां जाएगा। 195 पे क्या है आपकी 2, और 125 पे क्या होती है आपकी 0, कैसे क्लोज मान के चलते हैं। अब इनको ज्वाइन कर दो, इस तरह से मेरे पास क्या आ गया, एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आ गया। ये मेरा बिना हिस्टोग्राम ड्रॉ करे मेरे पास क्या आ गया, पॉलीगन आ गया।
आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विदाउट कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राम। आज के लिए बस इतना ही। अगले टर्न पे हम अपनी एक्सरसाइज देखेंगे, जितने भी एग्जाम्पल थे और किस तरह से करना है वो हमारा क्लियर हो गया है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करना, ग्राफ, स्केल, पेंसिल लेकर, पेन यूज मत करना, बिना स्केल के मत ड्रॉ करना, स्केल के साथ, पेंसिल के साथ, और अपना ग्राफ पेपर पे ही करना, रफली मत करना, फेयर ही करना ग्राफ पेपर पे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी तरीके से आपको ये सब बनाने आ जाएंगे। बार ग्राफ फिर भी इजी पड़ता है, पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आएगा। और कुछ कुछ माइनर आपकी पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, थैंक यू।